बढ़िया सा प्यारा चुटकुला सुना के और बड़ी प्यारी गिफ्ट दे के यहाँ से जाना है। कहीं कोई सोचे पोडियम में से उपकर देने, वो नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कैलाश भगत जी ने बात रखी कि हमने तो सिर्फ यहाँ पे गीता भवन में इसलिए बुलाया कि आप अपनी बात भी रख दें, साथ के साथ चुटकुला कहानी भी सुनाएं और साथ के साथ दक्षिणा देकर भी जाए। और वहीं पर गीता भवन में ये प्रसंग है, प्रसंग तो एक गोष्ठी, एक कथा चल रही थी, महात्मा कथा कर रहे थे। और जैसे गांव के अंदर था, तो गांव का सबसे सेठ लेकिन कंजूस बहुत बड़ा था। उसकी घरवाली कहने लगी कि भागवत सप्ताह है, आज 6वां दिन पूरा हो गया, 7वां दिन आज है, आज कथा समाप्त हो जाएगी। तुम इतने बड़े सेठ हो और गांव का अगर सेठ कथा पे मंदिर में ना जाए तो ये भी गलत बात है, जाना चाहिए। सबकी नजर है कि सेठ नहीं आया, सेठ नहीं आया, सेठ नहीं आया। अब सेठ को ये पता था जाऊँगा तो 1 रुपया 2 रुपये कुछ ना कुछ तो 10 20 50 रुपये डालने पड़े। वो पुराना समय था, उसमें सिक्के चलते थे। और सेठ जी बड़ा मन परेशान करके चलो कथा की लाइन में लग गया, लोग माथा टेक रहे थे। अब सेठ ने भी जेब में हाथ मारा, सबसे छोटा जो 9 रुपये का सिक्का निकाला और सिक्के को 2 बार देखा, मन नहीं था, लाइन में लग गया, लोग माथा टेक रहे हैं, अपना वापिस मोड़ में। अब सेठ की बारी आ गई। सेठ ने क्योंकि सिक्का इतनी तेजी से दबा के पकड़ रखा, कभी दान पुण्य तो किया ही ना, कभी अपने पे खर्चा नहीं किया। अब सिक्का इतनी जबरदस्त पकड़ रखा था, वो सारा पसीना आ गया। उसने देखा, बोला अरे तो रो रहा है, उल्टा जेल में डाला, इसका मन जाएगा। तो हो सकता है भगत जी मेरा मन भी ऐसा ही ये भी हो सकता है। और वहीं पर भगत जी ने स्पेशली तौर पर कहा कि भाई चुटकुला को उसकी जरूर सुनानी। तो क्योंकि हमने भी चेक ही देना है, तो मैं भगत जी को ही बता रहा हूँ कि एक बार एक व्यक्ति गए कि हाथी बड़ा कंजूस था, तो उसके पास गए कि ऐसे से मंदिर बन रहा है, इसमें चंदे की बड़ी आवश्यकता है। बोले जी कोई बात नहीं, चंदा लोग ऐसी बात नहीं, पर मेरा एक नियम है, मैं गुप्त दान देता हूँ। नाम मांग, बोले आप अपना नाम बोले, नाम मांग नहीं है, गुप्त दान। सेठ ने भी बोले जी कितने, उन्होंने तो सोचा था 11,000 देने का बोलता, बोला जो मन हो बोलो। बोले जी 11,000, बोले 11,000 कहता है 11 लाख लेके थे। उन्होंने 11 लाख रुपये चेक पे दे दिया, उनको चेक समझवा दिया। वो लोग अगले दिन गए बैंक में चेक लगाया, बोले साइन तो करवा के लाओ मालिक का साइन। अब बोले सेठ जी आप कल शायद चेक पे साइन करना भूल गए। बोले देखो जी गुप्त दान का है, मैं तो और हमारा भी आपके पास चेक किया है। भाव ये है क्योंकि आदमी अपने परिवार में रहता है, कैसे भी बात करे, ये सब मजाक के विषय है। अगर मैं इस विषय पर चला गया तो बड़ा लंबा बड़ा गहरा सारा समय के अंतर में लग जाएगा। तो क्योंकि कथा कहानी है, मैं अपने पिताजी से बहुत सीखा, मैं उनके साथ ही आता जाता था, तो मुझे अवसर मिला। ये लोग बोले कि चुनाव इन्हीं बातों से ही जीत जाते हैं, ये बातें रखने के लिए बड़ा दिल चाहिए। मैं कुछ एक गाँव मेरे ऐसे लोग कहते हैं ऐसे डॉक्टर साहब आराम से बैठो, हमारी सुनो और अपनी सुनाओ। भाषण वही है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब बातें छोड़ो, बैठ के हमारे दिल की सुनो और अपने दिल की सुना के चले गए। कई गाँव तो मेरे पास ऐसे, तो सबसे रिश्ता होता है, और जिनसे रिश्ता बन जाता है उनको तो ये होता है भाई हमने कहीं जाना नहीं, हम तो तेरे साथ बंधे हैं, जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, हम तेरे साथ। तो आज कैथल वासियों में भी हमें अपना परिवार नजर आता है, सब वैसे भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और आज विशेष तौर पर हम लोग आए आपके पास विभाजन विभाषिका को लेकर। विभाजन विभाषिका 10 लाख से ऊपर उस समय के गदर में 1947 के बंटवारे में जहां लोग खुशी मना रहे थे कि आज हमारा देश आजाद हो गया, वहीं पर 1947 का जो गदर हुआ उस खुशियों के साथ ही जो नजर लगी
कि एक दो दिन पहले ये कहा कि हिंदू मुसलमान सब अलग अलग रहेंगे, हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा और मुसलमान यहाँ रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ नहीं करता, क्योंकि 1947 से पहले सब भाई भाई की तरह रहते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक तरह रहते थे। एक ही एजेंडा था कि देश को आजादी कैसे मिले, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन वो जहर किस प्रकार बोया गया, किन लोगों ने बोया, वो आज आप लोगों के सामने कि उनका हशर किस प्रकार से हो। वो जहर इतनी जल्दी पनपा, वो 2 ही दिन में वो जहर पनप गया। और वहां से तो हमारे लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, मैं भी ये कहूँगा हमारे पूर्वज, हमारे पितर, ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कि, और पंचनाथ वालों में भी इनका भी धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने पंचनाथ का एक स्थान बनाया, वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के पिंडदान करने का भी काम किया था कि जो जिनके बारे में कोई जानता नहीं था। हमारे वो पूर्वज, हमारे वो पितृ जिनके पिंडदान नहीं होते, वो भी किए लोगों ने, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 लाख से ऊपर ऐसे व्यक्ति, महाभारत के बाद कोई बड़ी त्रसादी हुई तो ये हुई, ऐसे लोग जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं और शहादत हो गई, उन लोगों को कैसे याद किया जाए, ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने किया। उस बंटवारे के दौरान जो गदर हुआ, किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने लगे, किस प्रकार से अपने ही हाथों हम लोगों ने अपनी बहन बेटियों को जहर देने का काम किया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, ताकि उनकी अस्मत न लूटी जा सके। क्योंकि एक बात तो हम मान के चलेंगे कि हम गुरु गोविंद सिंह जी की वंशज है, उनकी संतानें हम लोग, जब उन्होंने अपने 4 साहबजादों को वार दिया, तो हम लोग इतना तो कर ही सकते थे कि अपने धर्म को बचाने के लिए हम लोग वहां से यहाँ, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ठीक है झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान जिस प्रकार से 1984 का यहाँ पर झगड़ा हुआ, लोग पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और इधर शिफ्ट हो गए, फिर वापसी चले गए। सबको ये लगता था हम वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो यहाँ आ गया वो यहीं रह गया। किस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत मजदूरी की, किस प्रकार से छोटे से छोटा काम किया, और उस काम के बलबूते के ऊपर आज हम अपना एक स्थान, एक अपना मुकाम हासिल कर पाए। ऐसा नहीं है कि वहां से सिर्फ पंजाबी लोग आए थे, एक्चुअल में हम पंजाबी नहीं है, पंजाब में रहते थे तो पंजाबी हो गए, पंजाबी भाषा चलती थी तो हम पंजाबी हो गए। वैसे तो हम अरोड़ा खत्री हैं। आपको भी एक और बात कहूंगा, जब जनगणना हो तो आप भी अरोड़ा और खत्री लिखे, ना कि पंजाबी लिखे। पंजाबी एक भाषा है। जनगणना के दौरान भी आपसे एक ही बात लिखे कि हम लोग अरोड़ा खत्री है, ना कि हम लोग पंजाबी हैं। उसमें हम लोगों को भी जनसंख्या में पूरा फर्क पड़ता है कि हम लोग हिंदुस्तान में कितनी मात्रा में रहते हैं। कुछ पंजाबी लिखते तो अधिकतर लोग ही पंजाबी लिखते थे। अरोड़ा खत्री लिखेंगे तो आपकी काउंटिंग होगी, गिनती होगी कि हम पूरे भारत के अंदर कितने % हैं। ये भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। और किस प्रकार से हम लोगों ने जुल्म और सितम को सहा, किस प्रकार से हम लोगों ने अन्याय को सहा, और उसके बाद हम लोग यहाँ आए। आरक्षण की जरूरत तो हमारे को थी, लेकिन हमारे बुजुर्गों को, जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आप लोगों को कोई आरक्षण की आवश्यकता, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उस समय मना कर दिया। ज्यादा लंबी बात करेंगे तो बात विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि विभाजन विभाषिका एक हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि है। और धन्यवाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का और उस समय के मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी का, और आज नायब सैनी जी का, जो इस कार्यक्रम को निरंतर करते आ रहे हैं। जहां हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं पर हम अपने पितरों को भी तिलांजलि देने का काम कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग हमको पहुंचना चाहिए और बात सुननी चाहिए कि किस प्रकार से हमारे साथ जुल्म सितम हुआ। अकेले पंजाबी न्याय, एक शहर एक गांव कभी भी एक जाति से नहीं बच सकता। उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर पंजाबी भी थे, जाट भी थे, अग्रवाल भी थे, बाल्मीकि भी थे, हर समाज का व्यक्ति था। जिसे जिसे धर्म प्यारा था
वो धर्म की जान के लिए इस एरिए में आ गए। मेरी जीत के अंदर वाल्मीकि है, जो आदमी कहते हैं कि हम लोग उस समय उस गदर में हम लोग यहाँ हैं। मेरे को पंचकुला में बहुत से ब्राह्मण ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि बंटवारे के दौरान हम लोग यहाँ शिफ्ट हो। बहुत से अग्रवाल समाज के लोग, क्योंकि उस समय वो लोग गुजरात की साइड रहते थे, वो गुजरात शिफ्ट हो गए। जो जिस बॉर्डर के आसपास रहते थे, जाट समाज के लोग थे, वो राजस्थान की तरफ आए। लेकिन बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा जो गदर हुआ एक एरिया जो हुआ वो पंजाब था। तो वो पंजाब का जिस गदर में सबसे ज्यादा हम लोगों को सामना करना पड़ा, और जिसका आज आप लोगों के सामने मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग फरीदाबाद पहुंचे। 14 तारीख को ठीक 11 बजे पहुंचने का काम करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ही इस बात को कहने का काम किया था। मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री महोदय माननीय मोदी साहब का, आपकी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, जिन्होंने ऐसा किया, और उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। वहीं पर अपनी छोटी सी बात के साथ ही अपनी बात को भी विराम दूंगा। दर्द कितना है बता नहीं सकते, दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते। किसी को पढ़ना है, कोई समझ सके तो हमारी आंखों से समझ ले, कोई समझ सके तो हमारी आंखों से समझ ले। आंसू कितने गिरे गिना नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी विराम देता हूं, और आप सबसे उम्मीद करूंगा जो आप लोग कह रहे हैं वो ठीक है। 11 लाख रुपए की राशि देता हूँ, पर चेक वापस नहीं होगा, बेचारा कहना ये चेक मेरे लाला जी का चेक नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ ये नायब सरकार का चेक है, ये बाउंस होने वाला नहीं है। 11 लाख रुपए की राशि आपके आप सबने इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भगत जी के दिमाग में कोई विभाजन विभाषिका नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस 11 लाख थे, और कुछ डिजाइन के दिमाग में अरे मेरी एक बात सुनो, आप यहाँ संख्या बताओ, यदि उससे एक भी कम हो गई तो बात है हमारी 500 हमारी आएगी। आपके पास 499 नहीं पहुंचे थे, लिख ले तो 500 की संख्या हमारी आगे रहेगी। हमारी 500 की तो बड़ी जिम्मेवारी लगाई है, वो 500 पूरे पहुंचे नहीं कहीं। हाँ हमारी 500 की कहा है, 500 की कहा है यार, यही बंदे 500 की संख्या के साथ आएंगे। एक